आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most likely structure of CrCl3.6H2O if 1 by 3 of total chlorine of compound is precipitated by adding AgNO3। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ, ये फॉर्मूला है और लिखा है 1/3 ही प्रिसिपिटेट होगा। तो प्रिसिपिटेट वही होगा AgNO3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स के बाहर में होगा, मतलब जिसके कॉम्प्लेक्स के बाहर में क्या लिखे, HCl हो। तो इन फॉर्मूले को अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे 3 क्लोरीन आएगा, इस वाले में 0 आएगा, इसमें 1 आएगा और इसमें 2 आएगा। इसलिए आंसर क्या बनेगा, सी। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वही प्रिसिपिटेट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, +2 है, और सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, इसलिए इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। सो आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। अब देखो सिग्मा और पाई बॉन्डेड का मतलब है कि जब लिगेंड मेटल को डोनेट करता है तो सिग्मा बनता है, और अगर लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जाए तो मेटल भी उसे डोनेट कर सकता है, तो ये पाई बनता है। तो ऐसा लिगेंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी हो, मतलब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, चाहे वो एटॉमिक हो, चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो, चाहे वो बॉन्डिंग हो, वहां पे ऐसा मिलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी जहां जहां पे ईटा लगा हुआ है वो पाई बॉन्डेड है, और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये सिग्मा बॉन्डेड। ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, और जो सी है वो सिग्मा और पाई बॉन्डेड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें लिगेंड याद रखना पड़ेगा, या ऐसा लिगेंड जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेटल विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, तो मैंने यहाँ पे सबका ऑप्शन लिख दिया है। टॉलेंस होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट Ag। विटामिन B12 होता है, इसको कोबालामिन भी बोलते हैं, तो ये कोबाल्ट हो गया। जो सिस प्लेटिन है ये होता है PTNH3 2Cl2, और जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये होता है FeCN5NO। तो यहाँ पे आयरन मिलता है, तो आंसर क्या बनेगा, डी। 5, ए कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स, वन ऑफ देम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज गिवन। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया सारे लिगेंड तो सेम दिखाए, बस केवल ये और ये डिफरेंट ही हो सकता है। तो अब ये 90 डिग्री पे है, मतलब ये सिस फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे या तो क्लोरीन या कोई दूसरा ग्रुप चाहिए। अब यहाँ पे अगर किसी ने NH3 रखा तो फिर तो ये MA5B हो जाएगा, और MA5B में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, इसलिए या तो यहाँ पे Cl माइनस होगा, नहीं तो Br माइनस होगा, Cr माइनस भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, डी। कोई ऐसा लिगेंड जो NH3 से डिफरेंट हो, काम हो जाएगा। तो ये Cr नहीं होगा, ये भी Cl माइनस होगा। Cr की जगह पे आपको यहाँ पे Cl माइनस चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा, डी। 6, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ma2B2 हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो टेट्राहेड्रल के केस में कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता, होगा तभी जब वो इस फॉर्म में हो, MABCD। यहाँ पे Ma2B2 मतलब ये गलत है। एंड द स्क्वायर्ड प्लेनर कॉम्प्लेक्स Ma2B2 हैज सिस एंड ट्रांस। हो सकता है यहाँ पे A और A सिस में हो सकते हैं, B और B सिस में हो सकते हैं, या A और A ट्रांस में और B और B ट्रांस में हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, मतलब ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर क्या बना, डी। 7, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो ये पता है हमें, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है, बिकॉज यही पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड दिस एंड दिस। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनके बीच में लिगेंड के पोजीशन आइसोमर्स चेंज होने से यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 स्ट्रक्चर। अब इसमें से ध्यान देने वाला बात है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज इन सब के पास जो है 0 0 चार्ज आएगा, और 0 0 चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स कभी आपस में कंबाइन नहीं करते हैं। तो पॉसिबिलिटी 5 है, बट आंसर इसका 4 होगा, बिकॉज उसमें से एक ये नॉट पॉसिबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। इसका आंसर क्या बना, सी। 9, स्टेटमेंट एम्बीडेंटेड लिगेंड लीड्स टू लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंट किसको बोलते हैं, जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, जनरली 2 डोनर एटम हो, लेकिन कोई एक ही डोनेट करेगा, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड टाइप। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड से लिंकेज होता है, सही बात है।
आयोनाइजेशन स्फीयर इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिंकेज आइसोमर्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर में मान लो यहाँ पे एक CN लिखा हो और दूसरे में यहाँ पे NC लिखा हो, तो स्फीयर तो मेरा डिफरेंट होगा ना। बाकी मान लो सब कुछ सेम भी है, मान लो कुछ ऐसा कुछ सेम भी है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ FeS2O होल 5 और NC और यहाँ पे +2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो चेंज हो गया, तो ये भी सही है, तो बोथ आर ट्रू, मतलब आंसर क्या बनेगा A। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो बनाएगा जिसके पास 2d ऑर्बिटल खाली हो, मतलब या तो D2sp3 हो नहीं तो sp3d2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे D4 में लो स्पिन लिखा गया है, तो D4 लो स्पिन में 2d 3d खाली हो जाएगा, मतलब जो भी है इनर d खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे D2sp3 आ जाएगा। उसके बाद D8 हाई स्पिन, अब देखो यहाँ पे ये तो फिल हो गया, अगर यहाँ पे आउटर d खाली है, मान लो कि अगर ये 3D है तो यहाँ पे 4s 4p और 4d है, तो 4d तो खाली होगा, तो उस केस में भी हो जाएगा। D6 इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल पूछा है कौन ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल तो कोई भी बनाएगा जिसके पास d ऑर्बिटल होगा, तो आंसर क्या बनेगा D। बाकी मैंने ये पेयरिंग दिखा दिया था कि किसमें इनर d बनेगा, तो D4 और D6 में इनर 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 d बनेगा, D8 में हाई हाई मतलब क्या बोलते हैं आउटर d बनेगा। 11 विच वुड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जब दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में लिगेंड का पोजीशन चेंज हो, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ए, यहीं पे दोनों ही पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बाकी इसमें तो एक ही पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स के बीच में नहीं होता है। 12 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी, लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू मेटल आयन बाय आयनिक बॉन्ड, गलत, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सही बात है, बिकॉज वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं और उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज वो ओवरलैपिंग से बनते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल, सही बात है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में होगा वो नॉन आयोनाइजेबल होगा, तो ये दोनों सही है, 2 और 3 आर करेक्ट, तो आंसर क्या बना बी। 13 द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स COCl2En2। अब देखो ये हो गया आपका MaA2B2, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी देखने को मिलेगा और ऑप्टिकल भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो पॉसिबल ऑप्शन है उसमें से ए आंसर बनता है। 14 what is the correct electronic configuration of central atom in K4FeCN6 based on crystal field theory। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो देखो आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन स्ट्रॉन्ग फील्ड में कुछ ऐसा होगा, 3d6 पेयरिंग होगा, तो जो शुरू के 3 अंकों क्या बोलते हैं T2G बोलते हैं, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और बाहर के 2 जो है बाद वाले जो 2 है उसमें 0 है, तो T2G6 EG0, ये इसका आंसर बनेगा, मतलब आंसर सी बनेगा। 15 विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब देखो ये तो फैक्ट याद रखना पड़ेगा, पहले कार्बन डोनर आएगा, फिर ऑक्सीजन डोनर आएगा, फिर हेलोजन डोनर आएगा, फिर सल्फर डोनर आएगा, तो इसका जो आंसर बनता है एनसीईआरटी के हिसाब से वो आंसर बी बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 16 मैच द कॉलम। अब देखो यहाँ पे आयरन जो है वो +3 है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे आयरन +3 है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे ये +2 है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे अगेन ये +2 है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी कर दिया है, सबका मैंने n निकाला है, n 1 होगा तो √3 जाएगा बोर मैग्नेटॉन, ये जाएगा √35 जाएगा, ये 0 जाएगा और ये √24 जाएगा, तो इसके बेसिस पर जो आंसर बनता है वो क्या बनता है आपका डी बनता है, मतलब ए ऑप्शन में √3 मतलब 1 का 4 बनना चाहिए, बी ऑप्शन में 35 मतलब ये 5.92 आना चाहिए, सी में आपका 0 है मतलब 2 आना चाहिए और डी में 24 है मतलब 3 आना चाहिए, तो आंसर डी बनता है इसका। 17 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सही बात है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं, टेट्राहेड्रल में नहीं हो सकता बिकॉज उसमें एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर क्या बना सी। 18 CrNH3 होल 6 3+ इज पैरामैग्नेटिक। अब देखो क्रोमियम यहाँ पे +3 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3, तो इस केस में ऐसा होता है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो पैरामैग्नेटिक सही है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ D2sp3 ये भी सही है, लेकिन D2sp3 में पैरामैग्नेटिक होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा
बी आंसर बनेगा। ठीक है। 19 TiH2O होल 6 3+ इज कलर्ड आयन वाइल स्कैंडियम H2O होल 6 3+। देखो Ti3+ का मतलब हो गया यहाँ पे 3D1 होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, और इसमें हो गया ये आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें 3D0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही लिखा है। और Ti3+ है 3D1 कॉन्फ़िगरेशन, whereas scandium 3+ has no unpaired electron, thus DD transition is not possible। तो ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा, तो आंसर क्या बनेगा ए। 20 K4Fe6 डायमैग्नेटिक। अब देखो यहाँ पे आयरन +2 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ऐसा हुआ तो डायमैग्नेटिक तो है। और K3Fe6 पैरामैग्नेटिक, ये भी सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन FeCN6 4- इज ग्रेटर देन FeCN6 3-। अब देखो डिफरेंस क्या है, इसमें +2 है और इसमें +3 है। CFAC ज्यादा होता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है, तो +3 वाले का ज्यादा होना चाहिए, लिखा हुआ है +2 वाले का, मतलब ये गलत है। CFAC ज्यादा होता है अगर आपका मेटल सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, लिगेंड सेम हो, बट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो CFAC ज्यादा होगा। तो पहला सही दूसरा गलत, मतलब आंसर क्या बना सी। 21 स्टेटमेंट 1 F- आयन इज ए वीक फील्ड लिगेंड, सही बात है, एंड फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सही है। F- ion cannot force the electrons of dx² and dx² - y² orbitals to occupy, सही बात है, हो सकता है, बट यहाँ पे ये dz² होना चाहिए, तो दोनों सही हो जाएंगे ए, बिकॉज यहाँ भी x² - y² और यहाँ पे x² पॉसिबल नहीं होगा, dx² होगा ये। 22 EDTA फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद लार्ज नंबर ऑफ मेटल आयन, बिकॉज हेक्साडेंटेट है, बहुत सारे मेटल आयंस को वो खुद अटैच कर सकता है। It coordinates with 6 point of attachment to the metal, 4 oxygen atom 2 नाइट्रोजन, दोनों एटम की बात कर रहा है, ये भी सही है, मतलब आंसर क्या बनेगा ए। 23 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब Da- dt दिया हुआ है, पूछा है dB/dt पूछा है, तो रेट लॉ अप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो यही एक्सप्रेशन होगा, इससे कैलकुलेशन क्या आता है, डी आंसर आता है। 24 विच यूनिट आर एप्रोप्रिएट फॉर रिएक्शन रेट, तो रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर या मोलारिटी, और टाइम इनवर्स, तो आंसर बनता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब आंसर बनेगा ए। 25 factors that can affect the rate of a chemical reaction between a solid and a solution include all of the following except। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, सॉलिड रिएक्टेंट के केस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही प्रेशर से फर्क पड़ने वाला है, उसके पार्टिकल के साइज से फर्क पड़ सकता है, टेम्परेचर से फर्क पड़ सकता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के अंदर वाले रिएक्टेंट्स पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या बनेगा बी, बिकॉज सॉलिड को वॉल्यूम प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हमें कुछ डाटा दिया गया है, अब देखो मैंने 1 2 3 इसको इंडिकेट कर दिया है, तो मैंने रेट लॉ लिखा है एम और एन जनरल मान के, और इसको सॉल्व किया है, तो आंसर आपका जो आता है वो बी आता है। आप सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे पहले मैंने 2 और 3 का रेट का रेशियो निकाला, फिर 1 और 2 का रेशियो निकाला, यहाँ से एन सॉल्व हुआ, यहाँ से एम सॉल्व हो रहा है। 27 द रेट लॉ फॉर ए सर्टेन रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस, मतलब ए का पावर 1 है, बी का पावर 2 है, पूछा है क्या होगा अगर ए का कंसेंट्रेशन डबल हो, मतलब 2 टाइम्स हो गया, एंड कंसेंट्रेशन बी इज हाफ, मतलब हाफ टाइम हो गया, तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हाफ आता है, तो आंसर क्या बनेगा डी। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेट कांस्टेंट इज करेक्ट, रेट कांस्टेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट, गलत, रेट कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सही है, फॉर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट कांस्टेंट विल बी वेरी स्मॉल, गलत, उसको फर्क नहीं पड़ता, रेट एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होगा जब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रेशर और वॉल्यूम, गलत, तो आंसर क्या बना बी। 29 इफ रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर 3 रिएक्शन, मतलब आपको मान लो रेट हो गया k इंटू ए, R1 मान लेते हैं, R2 इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर एंड R3 इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 3, मैंने कैपिटल R लिखा, आप स्मॉल r भी लिख सकते हो। अब देखो अगर a 1 है तो सारे सेम हो जाएंगे, सही बात है, अगर a लेस देन 1 है, देखो जब नंबर छोटा होता है उसका जितना ज्यादा पावर करोगे वो और छोटा हो जाएगा, उस केस में R1 ग्रेटर देन R2, ये भी सही लिखा हुआ है,
और जब नंबर मेरा 1 से बड़ा होता है तो ज़्यादा पावर में और बड़ा हो जाता है, तो ये भी सही लिखा हुआ, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी। छोटे नंबर का ज़्यादा पावर और छोटा होता है। 30 व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपका आएगा मोलारिटी टाइम इनवर्स, डी आंसर। 31 in a certain reaction 10% of the reactant decomposes in 1 hour, 20% in 2 hour, 30% in 3 hour। देखो 10% गया एक में, तो नेक्स्ट 10 जो है वो भी 1 में जाएगा, तभी तो टोटल 2 बना, और उसका नेक्स्ट फिर से 10 कितने में गया, 1 आवर, तभी जाके क्या बना, 3 बना। इसका मतलब है हर एक आवर में 10% जा रहा है, मतलब इक्वल अमाउंट जा रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो अगर कभी भी इक्वल अमाउंट कंज्यूम होगा इक्वल टाइम में, तो जीरो ऑर्डर का कैरेक्टर होता है। तो आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर का यूनिट बैठाना है रेट कांस्टेंट का। तो क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब आंसर बनेगा बी। लास्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा था, यहाँ पे उसने डाटा के हेल्प से पूछा है। 32 इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन reacting substance has half life period of 10 minutes, what fraction of substance will be left after an hour of reaction has occurred। अब देखो एक घंटे का मतलब 60 मिनट, इसका मतलब है 6 टाइम टी हाफ क्रॉस किया है, और इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज, यही कॉन्सेप्ट होता है, इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज। और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट, दोनों में फर्क है। 10% टी टाइम में जाएगा, तो ये हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, और हर बार 10-10 ग्राम 10 मिनट में जाए तो ये हो जाएगा, या टी टाइम में जाए ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर का। तो यहाँ पे 60 मिनट्स में 6 बार टी हाफ आया, तो फॉर्मूला ये होता है AT इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 टू द पावर n, वेर n इज इक्वल टू टोटल टाइम बाई टी हाफ। मतलब यहाँ से मुझे n कितना मिलने वाला है, 6 टाइम मिलने वाला है, तो वही फॉर्मूला बैठाया गया, ए नॉट बाई 2 टू द पावर 6 मीन्स ए नॉट बाई 64, मतलब इतना आपका लेफ्ट होगा, 1/64 आप इनिशियल लेफ्ट होगा, मतलब आंसर बनेगा बी। 33 two substance A and B are taken in such a way that initial A equal to 4B, the time after which both the constant will equal। अब देखो वही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहा हूँ मैं, ये AT इक्वल टू ए नॉट बाई 2n, तो पहले वाले में ए नॉट लिखा और 2 टू द पावर टी बाई 5 लिखा, टी मैंने टोटल टाइम एज्यूम किया, टी इज टोटल टाइम मैंने एज्यूम किया, और इधर हो गया बी नॉट बाई 2 टू द पावर टी बाई 15 बिकॉज का 15 मिनट्स है। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, मैंने ये कंडीशन पुट कर दिया, यहाँ पे एक जगह पे मैंने 4b लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन बना। अब मैंने क्या किया, लॉग अप्लाई किया, और लॉग अप्लाई करने में सॉल्व करने में कितना आता है, 15 मिनट्स आता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, बट उसमें हो सकता है टाइम लगे, टाइम इसमें भी आपसे लगेगा, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, या ऐसे लॉग लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 34 if a first order reaction is completed to the extent of 60% and 20% time interval। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट बाई 80, 80 जहाँ पे होता है कितना बचा हुआ है, तो 60% कंप्लीट हुआ मतलब 40 बचा, इसलिए मैंने T1 इक्वल टू दिस इंटू ए नॉट 100 ले लिया, तो ये बचा 40, और 20 जाने का मतलब ये बचा 80, तो T1 बाई T2 का रेशियो निकाला तो कितना आता है, 4 आता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली सी जैसा आंसर हो गया। 35 for a zero order reaction which is true, the rate constant is dimensionless, galat, amount of reactant remains same throughout, galat, T half is directly initial concentration of reactant, sahi, a plot of concentration versus of reactant versus time is a straight line, तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट करता हूँ टाइम, तो ये स्लोप तो होगा लेकिन स्लोप माइनस के होगा, यहाँ के लिखा है मतलब ये भी गलत है, तो आंसर क्या बना, सी। 36 a certain zero order reaction has k equal to this for the disappearance of A, जीरो ऑर्डर लिखा है, what will be the concentration of A after 15 सेकेंड, तो देखो फॉर्मूला होता है रेट इक्वल टू के इंटू ए नॉट माइनस 80 बाई टी, डाटा यहाँ पे पुट कर दो, ए नॉट दिया गया है, के दिया है, टी दिया है, तो 80 निकल जाएगा, तो क्या आता है 0.125, मतलब सी। 37 what is the half life of the irreversible first order reaction A to B if 75% of A is converted to B in 60 minutes। देखो 75% कंप्लीट हुआ मतलब T 75% लगा होगा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रिएक्शन
ये इक्वेशन है कि T75% इज डबल ऑफ टी हाफ, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 30 मिनट्स आएगा, मतलब आंसर क्या बनेगा ए। 38 ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी, तो इसका आंसर यूनिमोलिकुलर होगा। यूनिमोलिकुलर जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो, मॉलिक्यूलिटी की बात कर रहा है तो दो रिएक्टेंट अगर है तो दोनों को कॉलिजन तो करना पड़ेगा, और जब दोनों कॉलिजन करेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूलिटी ग्रेटर देन 1 ही आएगा, तो आंसर क्या बनेगा ए। 39 ए लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन, सही है। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ये भी सही है। द शॉर्टनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ, ये शायद गलत है। द लोडिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, गलत है। तो देखो इन दोनों में ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है बिकॉज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो आंसर क्या बनेगा ए। 40 which of the following statement is correct regarding enthalpy of reaction? It does not depends on physical state of reactant or product, गलत। It always increases with increase in temperature, हो सकता है ये। It is equal to ratio of activation energy forward to backward, गलत। It does not depend on presence of catalyst, सही। ये वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है बिकॉज डेल्टा एच हो भी सकता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उसके केस में अलग अलग वैल्यू भी हो सकता है, बट ये हमेशा सही बैठेगा डी। 41 ए कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन, आंसर हो जाएगा सी। 42 द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन, ये रहा आरएनएस इक्वेशन, लॉग लगा दो तो ये फॉर्मूला बनता है, मतलब आंसर क्या बनेगा सी। 42 इन आरएनएस इक्वेशन लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनाइट लॉग 10k, तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ln k इज इक्वल टू क्या आया ln a माइनस ई ए बाई आर टी, तो अगर ये t टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो क्या हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a माइनस 0, दैट इज log k इक्वल टू log a, तो आंसर क्या बनेगा सी। 44 द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, तो देखो मेरे पास इक्वेशन है ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, तो अगर इसको मुझे प्लॉट करना है ln k वर्सेस 1 बाई टी, तो ये y, ये c और ये mx, तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ln k वर्सेस 1 बाई टी ग्राफ होना चाहिए, ए आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो स्पेसिफिक रेट, मतलब रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, 10 टू द पावर माइनस 2, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, तो देखो 20 से 10 गया टी हाफ 1 हो गया, और 10 से 5 गया तो ये टी हाफ 2 हो गया, मतलब टोटल टाइम जो होगा वो 2 टी हाफ होगा, यही निकालना है हमें। तो के दिया हुआ यहाँ से, तो यहाँ से हमने टी हाफ निकाला 69.3, और 2 टी हाफ मतलब टी टोटल निकाल लिया 2 इंटू टी हाफ, तो ये आया 138.6, इसका आंसर क्या बना ए। तो ये था आज का सॉल्यूशन, तो ये था हमारा रिवीजन का सीरीज का लास्ट वीडियो, ठीक है। बाकी और मैं रिवीजन के कुछ वीडियो लेके आऊँगा, तो फिर मिलते हैं अपने चैनल्स पे फिर। थैंक यू।